नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बाणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह सर। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री जी, बड़ी कृपा की आपने संवाद का अवसर दिया और वो भी इतने महत्वपूर्ण विषय के ऊपर जो कि पूर्व पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में आपने भी सुना होगा कि जो बड़ी सनसनीखेज बातें आज प्रकाश में आ रही हैं। और एनआईए ने बताया है कि केरल में अकेले ही उन्होंने लगभग 990 लोगों की एक हिट लिस्ट बनाई है। 990 लोगों की, और वो भारतवर्ष में नहीं, केवल केरल, जहां पर 14 जिले हैं। और 14 जिलों में अगर 990 की हिट लिस्ट है तो एक जिले में लगभग 80 लोगों की फहरिस्त बनती है। इसमें पूर्व डिस्ट्रिक्ट सेशन जजेस भी हैं, अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, आरएसएस के लोग भी हैं, सीपीआई मार्क्सिस्ट के भी लोग हैं। और इन तरीकों की फहरिस्त बनाने के ही मतलब ये होता है कि इनके दिमाग कितने शातिर और कितने ये विध्वंसात्मक कार्रवाइयों में संलिप्त हैं। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे कि इनके 3 विंग्स रहते हैं। और 3 विंग्स ये करते क्या है? इनके 3 विंग्स जो होते हैं उसमें एक होते हैं रिपोर्टर्स विंग, जो कि इस तरीके की रिसर्च करते हैं किन लोगों की हिट लिस्ट बनानी है। फिजिकल आर्म्स ट्रेनिंग विंग, जो कि आर्म्स अटैक, नाजायज हथियारों से हमला करना। और हिट टीम होती है, तो ये हिट टीम होती है जो इस तरीके के एसेसिनेशन करती है। इसके बारे में हम लोगों ने सुना भी होगा कि पहले किस तरीके की इनके शातिर इनकी हत्याएं रही हैं, कार्रवाई रही हैं। और आपको याद होगा 4 जुलाई 2010 को प्रोफेसर टीजे जोसेफ थे, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में क्वेश्चन पेपर को सेट किया था। उसको लेकर के इन्होंने कहा था कि शायद ब्लास्फेमी लॉस के अंतर्गत या ईश निंदा के अंतर्गत इन्होंने शायद कोई ऐसी बात लिख दी थी या प्रस्तुत कर दी थी, तो इनका कलाई से हाथ काट दिया था। उस प्रकरण की भी विवेचना एनआईए ने की थी और उसमें बड़ी संख्या में आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन यह संतोष का विषय है कि एनआईए ने तब तफ्तीश की थी। अब अगर इनकी गतिविधियों के बारे में आप अगर गौर करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि भारत ऐसे देश में ऐसे अवांछनीय तत्वों को सांस लेने का मौका क्यों दिया जाता है। आप याद करें, आज से 10-15 साल पहले जब ये इस्लामिक स्कॉलर के नाम पे ये इनके तत्व आते थे टीवी वगैरह पे, तो उनको स्कॉलर में कहते हैं, ये स्कॉलर नहीं, ये गुंडे, गली के गुंडे हैं। इनकी भाव भंगिमा, बातचीत का तौर तरीका, ये बिल्कुल ही गली के गुंडों की तरह बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसका गठन कैसे हुआ था। अगर थोड़ा इसका इतिहास के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इतिहास के बारे में अगर आप ये देखें कि इनका गठन हुआ था 2006 में। 2006 में पहले तो इनिशियली 2 दलों के विलय के साथ, केएफडी और एनडीएफ। केएफडी क्या है? कर्नाटक फोरम फॉर डेवलपमेंट। और एनडीएफ क्या है? नेशनल डेवलपमेंट फंड। इन दोनों के विलय से ये पीएफआई का 2006 में गठन हुआ था। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है। केरला में इस बात की तमाम चर्चा रही थी कि सिमी जब बैन हुई थी, भारत सरकार ने बैन किया था, तो सिमी के जो पुराने कार्यकर्ता थे, जिनको अंसार कहते हैं, ये सब आकर के इसमें घुल मिल गए। और इसी में नहीं, इसकी एक शाखा और थी, आप याद करें, इंडियन मुजाहिदीन, जिसने कई जगह बम विस्फोट किए थे। उत्तर प्रदेश में भी कोर्ट में ट्रिपल ब्लास्ट, और आप अगर याद हो तो तमाम सनसनीखेज बम विस्फोटों में इंडियन मुजाहिदीन का भी हाथ रहा। अब यूपी में चूंकि बड़ी कठोर कार्रवाई हुई, और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने भी इनको 2022 में 5 वर्षों के लिए यूएपीए के अंतर्गत इन पे बैन लगा दिया। लेकिन बैन लगाना एक चीज है और क्रियाशील रहना दूसरी चीज है। 2022 में आप याद करें, बिहार में पटना के आसपास फुलवारी शरीफ का एक केस हुआ था, जहां पर पीएफआई के कार्यकर्ता और काडर्स ये गिरफ्तार हुए थे। लगभग 19 उनकी संख्या थी। एनआईए ने तफ्तीश दी है। प्रधानमंत्री मोदी की जो वहां जनसभा होने वाली थी, वहां पर उनका उसमें एक तरीके से डिस्टरबेंस पैदा करना, बम विस्फोट करना। और एक इनका एक अभिलेख मिला था 2047 में, भारत एक इस्लामिक देश, और उसको गोपनीय परिपत्र के रूप में ये अपना इंटरनल सर्कुलेशन के लिए ये गायत्री जी चलाते थे। और फुलवारी शरीफ की अगर हम बात करें तो आप ये देखेंगे कि इनका सनसनीखेज, अब 2047 में तो हमारी जो स्वतंत्रता की जो है 100 वर्ष होंगे।
ये सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान को ये इस्लामिक राष्ट्र बना लेंगे। ये कितनी मूर्खतापूर्ण! ऐसा लगता है कि 100 अफीमची मरे होंगे तो एक इनका कार्यकर्ता पैदा हुआ होगा। इस तरीके की तो इनकी चड्डू खाने की, इनकी दिमाग की कल्पना शक्ति उड़ान है। मैं तो यही चाहूंगा कि इनके कार्यकर्ताओं को, अब दिल्ली का जब दंगा हुआ था तो इसमें 2-3 बातें प्रकाश में आई थी। दिल्ली के दंगे में, बेंगलुरु के दंगे में, जहां कहीं ऐसा भीषण दंगा हो वहां पीएफआई का नाम एक जरूर आया है। दिल्ली के दंगों में पीएफआई के साथ साथ एक नाम और आया था, जाकिर नाइक। आप याद करें, डॉक्टर जाकिर नाइक, जिसकी शक्ल भाव भंगिमा एक ऐसे जो है, अब क्या कहा जाए, खैर छोड़िए उसको। लेकिन इसको हमारे यहाँ कुछ राजनेता, खासकर मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता, राष्ट्रीय पार्टी के, वो कहते हैं ये तो अमन के मसीहा हैं। जाकिर नाइक अमन के मसीहा हैं, और इनको उन्होंने मंच दिया कहा, नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में, जो कि आईपीएस अफसरों का और सीबीआई अफसर्स की ट्रेनिंग की एक सबसे प्रतिष्ठित एक संस्था है। वहां पर ये अमन के फरिश्ते को ले गए थे, जाकिर नाइक को। ये तो जब बाद में कलई खुली, दिल्ली राइट्स में नाम आया, इनके ऊपर वारंट चले, तो ये भाग करके ये मलेशिया में, कदाचित बताया जाता है कि मलेशिया में ये भूमिगत है। अब देखना यह है कि क्योंकि ऐसे लोगों के बड़े हितैषी भी होते हैं, बड़े चाहने वाले भी होते हैं। जैसे कई चाहने वालों का हिसाब किताब कनाडा में हो गया और जगह भी हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि इनका हिसाब किताब वहीं पर हो जाए। क्योंकि ऐसे लोगों को जहां पर, और यही लोग जिन्होंने इनको अमन का फरिश्ता कहा, ये वही लोग हैं, मैं आपको ध्यान बता दूं, जिससे कि आपको इनकी जड़ मालूम पड़ जाए। ये ओसामा जी, हाफिज जी, इतना आदर सूचक शब्द जो शायद अपने पिता के लिए नहीं कहेंगे, वो उसामा जी के लिए उतना दर्द है, हाफिज जी के लिए उतना दर्द है, जाकिर नायक जी के लिए कि वो अमन का फरिश्ता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में आपने उनको गेस्ट स्पीकर के रूप में जाकर के आपने मंच दिया। ये कौन सी शांति की बात करेंगे? देशद्रोहियों की और फिरका परस्त लोगों को आपने मंच दिया। आपकी तुष्टीकरण की राजनीति आपको कितना और गिरा सकती है, ये चीज अब कल्पना शक्ति के बिल्कुल बाहर जा चुकी है। इन लोगों की जो बेहूदगियां हैं, वो वाकई, मैं तो स्तब्ध हूं इन लोगों की, कि अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ये और कितना नीचे गिरेंगे, कितना और कीचड़ में अपने आप को सानेंगे, समाज को कितना और कीचड़ में सानेंगे। तो हम बता रहे थे आपको, दिल्ली का जो बड़ा दंगा हुआ था, जब डोनाल्ड ट्रंप की विजिट होने वाली थी, उसमें जब दिल्ली का बड़ा दंगा हुआ था, तो उसमें पूरी तरीके से पीएफआई का हाथ और डॉक्टर जाकिर नाइक का हाथ आया था। हालांकि कोई सीधा लिंक डॉक्टर जाकिर नाइक का पीएफआई से नहीं मिला था, लेकिन जब बैन हुआ तो यूएपीए के तहत, तो सितंबर 2022 में 5 साल के लिए बैन हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि अब 2027 तक, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि एनआईए के रडार पे जितने लोग आए हैं पूरे भारत में, जितने लोग आए हैं उनको, और जो इंडियन मुजाहिदीन के कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए, सिमी के जो अंसार और पुराने सदस्य इसमें शामिल हुए, उनका डेटाबेस बना के पूरे भारत में इसके ऊपर कार्रवाई है। अब कार्रवाई इतनी संगीन है और होनी चाहिए गंभीर। आप ये देखें कि 2012 में केरला गवर्नमेंट ने वहां की हाईकोर्ट को ये बताया कि पीएफआई 27 हत्या के मामले में वांछित है। 27, केरला केरला में 27 हत्या, जिसमें सीपीआई एम और आरएसएस, इनके प्रमुख जो कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या के मामले में। बात यही खत्म नहीं होती है। 27 तो हत्या, 2014 में फिर शपथ पत्र दिया केरल सरकार ने अपनी हाईकोर्ट में कि 27 हत्या के साथ साथ 86 अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर, यानी तत्कालीन 307 की जो धारा होती थी, हत्या का प्रयास, उसमें शामिल थे, और 106 सांप्रदायिक दंगों और घटनाओं में सम्मिलित थे। तो इस तरीके के चरमपंथियों को किसने ऑक्सीजन दी है? अगर आप इसका गठन देखें पीएफआई का, तो ये पीएफआई वही है जिसका एक महिला विंग है, कैंपस विंग है, और प्रत्येक स्टेट की, राजस्थान ले लें, तमिलनाडु ले लें, पश्चिम बंगाल ले लें, आंध्र प्रदेश ले लें, वहां की चरमपंथी जो संगठन है, उनकी विलय से पीएफआई बना था। और उनके विलय में जब बात आई थी, तो क्यों तत्कालीन सरकारों ने इनको मटिया मिट नहीं किया? प्रश्न नंबर 1। अगर तब प्रभावी कार्रवाई हो जाती तो ये सांप नहीं खुल पाते, ये सांप खुले आम नहीं घूमते।
सांप खुलेआम डसते नहीं भारतवासियों को। आपको ये भी याद होगा कि केरल में कुछ वर्षों पहले, मैं समझता हूं कि इजराइल के ऊपर जब 7 अक्टूबर को 2 वर्ष पहले आक्रमण किया था हमास ने, तो हमास के डिप्टी लीडर का इन्हीं के कार्डर्स ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा करके एक भाषण करवाया था, उनका स्वागत समारोह कराया था, भले ही ऑनलाइन किया हो, लेकिन ये क्या कम है कि हमास एक चरमपंथी संगठन है, उसके डिप्टी लीडर को बुला करके आप उनका भाषण करा रहे हैं। और मैंने सुना आज भी दिल्ली में हमास के समर्थन में कुछ लोग इकट्ठा हुए थे जंतर मंतर में। ये कल की बात है या आज की बात है? तो ये आप अगर ताना बाना देखें तो ये हमास से जो बहुत हमदर्दी है, उनसे जब किसी पत्रकार ने पूछा भाई कश्मीरी पंडितों के बारे में आप कभी 2 शब्द कहेंगे, आप कहते तो यही है ठसक ये कि जहां कहीं मानवाधिकार का हनन होगा, जहां कहीं इंसानियत को शर्मसार किया जाएगा, तो हम सामने आ जाएंगे। तो कश्मीरी पंडितों के बारे में आप क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? आप इस तरीके की और जो सनातन के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं उसके ऊपर आप क्यों नहीं, कोई एक सबके मुंह में दही क्यों जमा रहता है? तो गायत्री जी, इन तमाम चीजों के बारे में कोई जवाब किसी के पास है नहीं। ये पूरी तरीके से चरमपंथी संगठन है और चरमपंथी संगठन को लेकर के इनको सपोर्ट करने वाले हैं। इनका एक सपोर्ट सिस्टम है जो इकोनॉमिक्स में भी इनको देता है। इनके फंडिंग कहाँ से आती है? अभी फुलवारी शरीफ में एक जो 19वां एक्यूज पकड़ा एनआईए ने, वो दुबई से आया था और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दिल्ली में गिरफ्तार हुआ। उसका काम ही यही था कि दुबई से फंडिंग कराए पीएफआई की। तो ये जो खतरनाक एक जो चीज है, विचारधारा से तो प्रदूषित कर ही रहे हैं, जो फंडिंग आ रही है उससे प्रदूषित कर रहे हैं। फंडिंग के जो तमाम चैनल है और राष्ट्र विरोधी तत्वों में हमास का समर्थन, हमास की के पक्ष में आंदोलन प्रदर्शन करना। अरे अब कौन सा हमास, अब तो हमास मटिया मेट हो गया, खत्म हो गया। वहां तो रोने वाला नहीं है हमास से फिलिस्तीन में, यहां पर सब फिलिस्तीन के और हमास के झंडे लेके घूम रहे हैं। और जो जंतर मंतर में अगर आप जाकर के देखें नेट पे, किसी ने भी भारत का झंडा नहीं लगाया था। सब कहते हैं कि हम आपसे बोलना मुनासिब नहीं समझते। अरे बोलने को कुछ होगा तब तो तुम बोलोगे, जब तुम्हारे मुंह में वैसे ही दही जमा हुआ है, तुम उनके टुकड़ों भीग के पल रहे हो, तुम उनकी जूठन खा रहे हो, तो तुम्हें, तुम्हारे अंदर तो नैतिक साहस भी नहीं होगा कि तुम, किसी ने, पत्रकार ने ये भी कहा आप कह दीजिए भारत माता की जय, तो उन्होंने कहा नहीं ये हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो इनकी जो माइंड की वायरिंग है, ये आप समझ सकती है कितनी कलुषित है और कितनी इनकी कुत्सित विचारधारा है। मेरा आवाहन यही होगा भारत सरकार से कि इनको ज्यादा लंबी मार्जिन न दे। सिमी आपने बैन किया तो उनके काडर्स आकर के इंडियन मुजाहिदीन और पीएफआई में आ गए। पीएफआई आपने बैन किया, पीएफआई बैन करने के बाद 2022 में, अब 27 को आपको फिर बैन आपको बढ़ाना होगा। इनके काडर्स की एक डायरेक्टरी तैयार करें। मैं जब डायरेक्टरी कह रहा हूं तो एक एक मेंबर, वो चाहे सिमी का हो, चाहे पीएफआई का हो, चाहे इंडियन मुजाहिदीन का हो, और जो डायरेक्टरी होती है, नाम कुछ भी या बदल ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आपका बाप का नाम थोड़ी बदल जाएगा, आपकी सुकूनत थोड़ी बदल जाएगी, आपका आधार कार्ड थोड़ी बदल जाएगा, और आपका पासपोर्ट नंबर थोड़ी बदल जाएगा। वो तमाम चीजों का समावेश है। और अगर आपने कई आधार बनाए हैं, कई पासपोर्ट बनाए हैं, कई एलियसेस बनाए हैं, उन सब का डायरेक्टरी में समावेश हो, और सेंट्रल डेटाबेस जो भारत सरकार का है, वो सारे स्टेट्स के साथ शेयर करें। क्योंकि आप याद करें जब पीएफआई का गठन हुआ था, तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, इन स्टेट्स ने बढ़ चढ़ करके, इनके कार्डर्स ने जाकर के यहां पर आकर के सम्मिलित हुए थे। आपको ये भी याद होगा कि केरला में इनकी परेड्स निकलती थी, पासिंग आउट परेड हुआ करती थी बड़े जोर शोर के साथ। मैं यही समझता था कि भाई ये बताइए कि आपकी पासिंग आउट परेड यूपी में क्यों नहीं हो पाती है? यहां तो पासिंग आउट परेड छोड़ दीजिए, यहां तो अगर आप निकले तो यूपी पुलिस आपको नोच करके बराबर कर देती। मैं सही कह रहा हूं? इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस तरीके की पासिंग आउट परेड यूपी में निकाले, वरना नोच की तरह हमारी यूपी एटीएस ने, एसटीएफ ने इनको मटिया मेट किया है, इनके एसेट्स बरामद किए हैं, और इनको जिनको जेल भेजा तो वन वे ट्रैफिक में जेल भेजा है। आज तक जिनको जेल भेजा या जिनके साथ मुठभेड़ हुई, जिनसे मुठभेड़ हुई वो तो खैर गंतव्य पहुंच गए, और जिनसे मुठभेड़ नहीं हुई वो जेल में है, वो आज तक बाहर नहीं आए।
लेकिन जो मोटी बात यह है कि पीएफआई कितना खतरनाक संगठन है, मैंने आपको बताया, मैं फिर कहूंगा आपके सभी सुधी दर्शकों की जानकारी के लिए कि इनके जो 3 विंग्स है आपके पीएफआई के, एक रिपोर्टर्स विंग जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है, फील्ड वर्क करता है, जगह जगह जाकर के कौन आपके पीएफआई जो मुस्लिम रिजर्वेशन लव जिहाद का विरोध करता है उनके बारे में एक जानकारी पैदा करना है। दूसरा है फिजिकल ट्रेनिंग और आर्म्स विंग, ये भी अपना प्रशिक्षण लेते रहते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग करते रहते हैं और उसकी आड़ में अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं युवाओं के साथ। हर कैंपस में जाके कैंपस विंग हो गया, महिला विंग हो गया, और इस तरीके के ये इनके चलते रहते हैं कि ये आपके मान लीजिए कि लव जिहाद के मैटर्स हैं, मान लीजिए कन्वर्शंस के, फोर्सेबल कन्वर्शंस के मैटर्स हैं, या इस तरीके के मैटर्स मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर के हैं, उसमें बढ़ चढ़ कर बोलना। और तीसरी टीम है हिट स्क्वाड। आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रत्येक पुलिस बल को यह कहूंगा कि इनके एक एक मेंबर की, इसकी वल्दियत, सुकूनत, इसका डेटाबेस, और जहां जहां जिन स्टेट्स में गायत्री जी ये पीएफआई है, उनकी 3 विंग्स है, उनका डेटाबेस पूरा पुख्ता होना चाहिए। क्योंकि इनकी फंडिंग विदेश से ज्यादा होती है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि देश के अंदर नहीं, देश के अंदर भी होती है, लेकिन काफी बड़ी संख्या में और मात्रा में ये फंडिंग विदेश से भी आती है। तो अगर विदेश से आ रही है, इन सभी स्रोतों को इकट्ठा करके इनकी सारी चल अचल संपत्ति इनको खुर करनी चाहिए। आप याद करें जब ये पीएफआई बैन हुआ था तो केरला में कितना ये लोग सड़कों पे उतरे थे, उत्पात मचाया था, दंगा फसाद किया था। तो उसके बाद केरल हाई कोर्ट के ही आदेश के ऊपर ये होता है कि जो भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया है पब्लिक प्रॉपर्टी को, वो इनके ही एसेट से बरामद किया जाए। और ये चीज बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। ये मनमाने तरीके से हड़ताल करना, आंदोलन करना, और उसमें जो है जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसका नुकसान करना, ये चीज बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बिल्कुल अब समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। बेंगलुरु राइट्स को ले लीजिए, दिल्ली राइट्स को ले लीजिए, इसके अलावा और भी जो बड़े दंगे सांप्रदायिक हुए हैं, उसमें पीएफआई का हाथ साफ दिखाई पड़ रहा है। एंटी सीएए राइट्स में आप याद करें कि आपको याद होगा कि दिल्ली में शाहीन बाग में, बेंगलुरु में और लखनऊ में 120 करोड़ की उगाही हुई थी जो कि इनके खातों में आई थी। वो 120 करोड़ तो सरकार ने जब्त ही कर लिया था, लेकिन अब भी इनके जो भी एसेट्स जहां कहीं हो वो भी जब्त होने ही चाहिए, क्योंकि अगर इनकी आर्थिक कमर नहीं टूटेगी तो ये फिर फनकार के खड़े हो जाएंगे। अभी तो सरकार की कार्रवाई से ये इनका मनोबल बिल्कुल मटियामेट हो चुका है, लेकिन इनको मटियामेट करने के लिए ये भी जरूरी है कि इनकी आर्थिक और इनकी विचारधारा को जिन ऐसे शिक्षण संस्थानों पर रेडिकलाइजेशन होता है वहां पर इनके ऊपर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई होनी ही चाहिए। जी गायत्री सर जी। मुझे सर मुझे एक चीज समझ में नहीं है कि फंडिंग कतर से और सऊदी से हम समझ सुनते रहे, यूएई से सुनते रहे, पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जजेस को क्यों टारगेट पे? जजेस तो ज्यादातर इनके फेवर में जजमेंट्स देते रहे। अभी देखिए ना कितने सारे पीएफआई लोगों को छोड़ा है, कितने सारे सजा याफ्ती हाँ, टेररिस्ट को छोड़ रही है रोज के रोज। पहलगाम के बाद जिन महिलाओं को पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया था, जम्मू एंड कश्मीर की हाई कोर्ट कह रही है कि उनको वापस लेकर आओ। गायत्री जी, ऐसे भी जजेस हैं जिन्होंने बहुत सख्त कार्रवाई कानून के मुताबिक की है। तो जिन जजेस ने सख्त कार्रवाई की है, मैं जानता हूं उनकी संख्या सीमित है, लेकिन जो सीमित संख्या है उन्हीं का मनोबल तोड़ने की नीयत से जजेस की हत्या करो, जिससे कि दोबारा कोई जज दुस्साहस न करे। और ऐसे एक नहीं दसियों दृष्टांत मैं बता सकता हूं, लेकिन पूरा खुलासा करना औचित्यपूर्ण नहीं होगा, क्योंकि उनकी भी निजता और उनकी ही सुरक्षा को लेकर प्रश्न चिन्ह उठेगा। ये अच्छी बात है कि सरकार ने ऐसे जजेस को जिन्होंने संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्रकरणों में व्यवस्था दी है, उनकी सुरक्षा बहुत अच्छी कर दी है। लेकिन ऐसे जजेस की संख्या भी कम नहीं है जिन्होंने इनकी ऊपर प्रभावी निर्णय दिए हैं, व्यवस्थाएं दी हैं। तो ऐसे जजेस की सुरक्षा आवश्यक है, और उनको ये अपना शत्रु मानते हैं। तो चूंकि शत्रु मानते ही है, तो गायत्री जी इनके ऊपर आक्रमण होना और उनकी हिट लिस्ट में ऐसे जजेस का होना कोई अप्रत्याशित बात थोड़ी ही है। ये बिल्कुल ही संभावित था। और इस संभावना को लेकर के जब ये बरामदगी हुई लिस्टों की, 3 चैनल से लिस्टें प्राप्त हुई हैं, और 3 चैनल से जब लिस्टों का मिलान किया गया, तो इससे ये बिल्कुल चीज स्पष्ट हो गई गायत्री जी कि इन्होंने लिस्टें जो है इस प्रकार से तैयार की हैं
कि ऐसे अधिकारी, ऐसे जजेस, ऐसे व्यक्ति जो कि तथाकथित इनके इस्लामीकरण, जिहादी माइंडसेट का विरोध करते हैं, उनके विरुद्ध इनके हिट स्क्वाड काम करेंगे, क्रियाशील रहेंगे। सर, इनके इनके इंटेलिजेंस विंग में जो अभी कई सारे आर्टिकल्स आए हैं, इसमें महिलाओं की भूमिका बड़ी इंपॉर्टेंट नजर आ रही है। इनकी महिलाएं कम नहीं है। और एसडीपीआई, इन्होंने पीएफआई तो सब बैन कर दिया, बट दे नेवर बैंड एसडीपीआई, व्हिच इज द आइडियोलॉजिकल विंग। सारी सोच तो वहां से निकल रही है, बच्चों को दूषित वहां से कर रही है, कॉलेजेस में वो अभी भी एक्टिव है। ये तो पॉलिटिकल पार्टी एसडीपीआई तो रेगुलर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है, और इलेक्शन तो लड़ती है एसडीपीआई। उसके साथ साथ आप देखें टीवी पैनलिस्ट पे आपने देखा कि एसडीपीआई के बड़े अच्छे क्रियाशील और मुखर प्रवक्ता आते हैं। तीसरी चीज आपने ये देखा होगा कि महिला विंग तो छोड़ दीजिए, महिला विंग तो इनकी रेगुलर हुआ करती थी पीएफआई में। इसी तरह स्टूडेंट्स विंग हुआ करती थी, कैंपस विंग हुआ करता था, और एक कई इनके ऐसी कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं थी जहां पर इनका वो मंच न रहा होगा। 8 मंच इन्होंने बनाए थे, संघर्ष समितियां, जिसमें महिला, कैंपस, कॉलेज, व्यापारी और तमाम चीजों को लेकर के इन्होंने इस तरीके के मंच बनाए थे। और हर जगह इनकी घुसपैठ इसीलिए थी क्योंकि कैंपस में जाकर के और महिलाओं को क्रियाशील करके, क्योंकि महिलाओं के जरिए जो आपको इंटेलिजेंस मिल सकती है, मसलन जेल के अंदर और बाहर शायद और कोई कागज जा पाए न जा पाए, लेकिन एनजीओ की आड़ में महिला जेल में जाकर के वहां से अभिसूचना प्राप्त करना, जेल के अंदर के वातावरण और वहां से भी अभिसूचना प्राप्त कर सकते हैं। विभाग के अंदर चाहे पुलिस विभाग हो या कोई और विभाग हो, एनजीओ की आड़ में जब महिलाएं जाती हैं तो कदाचित वो सुरक्षा व्यवस्था नहीं की जाती है जो कि अन्य पुरुषों के जाने पर होती है। और बाकी सब चीजें तो खैर आपने जो बताई हैं, लेकिन ये चीज वाकई खतरे की घंटी नहीं, यह खतरे की बहुत बड़ी एक चुनौती की तरह से देश के सामने आया है। ये जब चाहते हैं स्लीपर सेल बन जाते हैं, जब चाहते हैं कि हत्यारे बन जाते हैं, और जब चाहते हैं देश की पीठ में चाकू भोंकने में ये चूकते नहीं। तो जब इतनी सारी चीजें जानकारी में शासन प्रशासन की हैं, तो इनको मिट्टी में मिलाने के लिए इन सबको को कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? सर, एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी, यहाँ पे केरला जी। पुलिस क्या कर रही है? केरला पुलिस भी इन्हीं के साथ मिल गई है क्या? आपको याद होगा सर, जब एनआईए ने पीएफआई के ऊपर रेड्स किए थे आज से 2 साल पहले, जब धड़ाधड़ इनके सारे एक्टिविस्ट को इन्होंने अरेस्ट करना शुरू किया था, तो केरला पुलिस वाज नॉट टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। आप रातों इसकी बात रात कर रहे हैं? हेलीकॉप्टर से कई लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था। गायत्री जी, गमले का एक केचुआ या कॉकरोच जब अजगर बन गया और आपकी नाक के नीचे, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं। जब मैं आप कह रहा हूं तो इसका मतलब केरला और कर्नाटक पुलिस में 3 पुलिस के बारे में बात कर रहा हूं। वहां पे सारी एक्टिविटीज, पासिंग आउट परेड्स, मार्चेस निकल रहे हैं, हत्याकांड हो रहे हैं, लोगों के कलाइयां हाथ काटे जा रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं। आप कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं कि जो 27 हत्याकांड हुए हैं इसमें इनका हाथ है, जो 86 अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर है इनका हाथ है, 106 सांप्रदायिक दंगे कराए हैं इसमें इनका हाथ है। तो जिम्मेदारी, इस पहला सवाल तो महत्वपूर्ण ये आता है गायत्री जी, आपने किया क्या? आपने इनको और मौका दिया कि लो भाई कुछ और पैसे ले लो, कुछ हम और ढिलाई कर देते हैं, 2-4 कत्ल, हत्याएं और अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर कर लो। इनकी पूरी भूमिका संदिग्ध है, केरल की भी और कर्नाटक की भी। प्राइमरली 2 जगह जहां पीएफआई मजबूत थी। और आपने सही कहा, जब ये बैन हुआ था 2022 में, तो केरल पुलिस को विश्वास में नहीं लिया गया था। ये सही है, विश्वास में लिया जाता है विश्वास पात्र को, और जिन्होंने कोई ऐसा अवसर नहीं दिया कि उनके ऊपर विश्वास किया जाए, वो न विश्वास पात्र हो सकते हैं। और इसीलिए एनआईए ने, भारत सरकार ने बिल्कुल सही किया कि केरल पुलिस को विश्वास में नहीं लिया, लूप में नहीं रखा। सर, काफी भयानक स्थिति है, बिकॉज अभी भी पीएफआई के सारे केडर्स अरेस्ट नहीं हुए हैं। कुछ एक कोर्ट से छूट चुके हैं, कुछ लोग छूट चुके हैं, कुछ लोग छूट गए थे जो अरेस्ट नहीं हो पाए थे। जजेस के ऊपर टारगेट रखना, पॉलिटिशियंस के ऊपर टारगेट रखना, पॉलिटिशियंस फिर भी समझ में आता है, जर्नलिस्ट समझ में आता है इनका, क्योंकि एक रिपोर्टर विंग भी है पीएफआई का। सिचुएशन सर अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। पीएफआई स्टिल देयर किकिंग, अभी भी वो जिंदा है, खत्म नहीं हुआ है पीएफआई। बिल्कुल आप कह रहे हैं खत्म नहीं हुआ, लेकिन स्केल ऑफ 1:10 आप ये मान के चलिए कि आज उसकी शक्ति 10/3 बची है, जो पहले 10/10 हुआ करती थी। लेकिन अगर 3 भी है, वो भी बहुत बड़ा गंभीर और चिंता का विषय है। मैं चाहूंगा कि इसको 0/10 कर दें, बल्कि -1/10 कर दें। और वो हो सकता है, देश में अगर संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, किलर इंस्टिंक्ट है,
तो वो सब हो सकता है। अगर उत्तर प्रदेश ने कर लिया, मध्य प्रदेश ने कर लिया, तो पूरा राष्ट्र कर सकता है। और जहां ना करे वहां लगाए राष्ट्रपति शासन और देशद्रोहियों की कमर दे तोड़। सर जब नक्सलिज्म को खत्म किया जा सकता है तो पीएफआई को क्यों नहीं खत्म किया जा सकता है? दोनों में अंतर क्या है खत्म करने के? लाइक दोनों कोई के अंतर नहीं। टैकल करने में प्रॉब्लम क्या है? नक्सलिज्म को जड़ से उखाड़ रही है ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 2026 जनवरी, फरवरी, मार्च तक एकदम साफ हो जाएगा। पीएफआई के साथ ऐसा नक्सलिज्म क्यों नहीं हुआ अभी तक? नक्सलिज्म तो बहुत ही सशक्त है, उसका बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। पीएफआई क्योंकि सांप्रदायिक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, नक्सल भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे था। दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि एक देश ने, राष्ट्र ने प्रबल इच्छा शक्ति दिखा करके नक्सलिज्म को समाप्त कर दिया। वही इच्छा शक्ति अगर आधी दिखा दे तो पीएफआई की औकात नहीं कि वो खड़े होकर के दिखा दे। पीएफआई में वो संगठन नहीं है, वो आर्थिक सामर्थ्य नहीं है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट में था। मैं समझता हूं कि अगला नंबर इन्हीं का है कि इनको जड़ से समाप्त करने का। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।